नमस्कार मित्रों। इससे पूर्व की क्लास में हमने राहु और केतु को विज्ञान की दृष्टि से भी समझा। आज हम अन्य ग्रहों को विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि विज्ञान कहता है, और जो सत्य भी है, कि हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी परिक्रमा में चक्कर काट रहे हैं। अब यदि सूर्य से उनका क्रम देखें, यदि ये सूर्य है तो सूर्य के जो सबसे नजदीक प्लैनेट है या ग्रह हैं वह है बुध। बुध के बाद शुक्र। ये हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बता रहे हैं। सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी है। अब हमें पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि अंतरिक्ष ऊपर है और समस्त ग्रह ऊपर आसमान में सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और वह भी ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की भांति ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति अर्थात गुरु, और फिर सबसे आखिर में शनि होते हैं। तो इस प्रकार सूर्य के चारों तरफ बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा में घूम रहे हैं। अब आप यहां देखें कि बुध और शुक्र जो कि सूर्य के अत्यंत नजदीक है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, इसलिए इनको इंफीरियर या आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे और सूर्य के बीच में दोनों ग्रह आते हैं। अब चूंकि बुध और शुक्र सूर्य के अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत करीब हैं, तो ये जब अपनी परिक्रमा करेंगे तो इनका सर्कल बहुत छोटा होता है। सूर्य के काफी नजदीक से ये लोग गुजरते हैं दोनों। अब ये तो विज्ञान बताता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि यही बात हमारा ज्योतिष भी बताता है। ज्योतिष ग्रंथों में जो बताया गया है कि सूर्य से ग्रहों की स्थिति क्या है, वह यही है। और ज्योतिष को हम जानते हैं कि ज्योतिष नारद संहिता, रावण संहिता के विषय में भी हम जानते हैं, और रामायण में भी इस बात का विवरण है कि जब राजा दशरथ ने भगवान राम का राज तिलक निर्धारित निश्चित किया कि, तो गुरु वशिष्ठ ने जो मुहूर्त निकाला था, वो कहते हैं कि कल ही पुष्य नक्षत्र है, जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, तो राज तिलक कल ही होगा। अर्थात हमारी जो ये विद्या है ये बहुत ही प्राचीन है। अब इतने प्राचीन समय में जिन ऋषियों ने इस शास्त्र का निर्माण किया, उनको अंतरिक्ष के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी थी। आम लोगों को लगता है कि ऋषि जो होते थे वे वन में एकांत में रहकर सिर्फ हवन और मंत्र जाप किया करते थे, परंतु हमारा मानना है कि जिस प्रकार आज अलग अलग केंद्रों में वैज्ञानिक अनेक अनेक विषयों का अनुसंधान करते हैं, ये ऋषि भी वही करते थे। कुछ खगोल शास्त्र पर अध्ययन करते थे, कुछ शस्त्र अस्त्र विद्या पर करते थे। आपने और हमने सुना है कि ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा दी। वन में राम अनेक ऋषियों से मिले, उनके आश्रम गए, और अनेक ऋषियों ने उनको अनेक शस्त्र और अस्त्र प्रदान किए। तो ये अस्त्र शस्त्र आते कहां से थे? वे लोग इसका अनुसंधान ही करते होंगे, इनका निर्माण करते होंगे, और ये जो नियम उन्होंने बनाए हैं तो अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का पूरा अनुसंधान करके ही बनाए हैं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है ज्योतिष में कि बुध सूर्य से मात्र 28 डिग्री दूर जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कोई भी कुंडली देखी होगी तो बुध या तो सूर्य के साथ एक ही भाव में होते हैं या उसके अगल बगल के भाव में हो सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि इसी कुंडली में कि बुध सूर्य से
एक भाव से अधिक दूर हो, क्योंकि वो मात्र 28 डिग्री ही दूर जा सकते हैं। इसी प्रकार शुक्र केवल 48 डिग्री ही दूर जा सकते हैं, अर्थात शुक्र कुंडली में कहीं भी होंगे वह सूर्य से मात्र 2 भाव ही आगे हो सकते हैं। इसको अभी हम कुंडली में समझेंगे। तो ये नियम जो ना हजारों हजारों वर्ष पूर्व बनाए गए, उनको इस विषय का ज्ञान था कि ये दोनों आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य से बहुत ज्यादा कोण नहीं बना सकते, बहुत अधिक डिग्री दूर नहीं जा सकते। तो आप ये निश्चित हो जाइए कि ऐसा नहीं है कि ये ज्योतिष में जो भी नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही लिख दिए गए हैं, इनका बहुत अनुसंधान हुआ है। इसको आइए कुंडली में समझते हैं, जो हमने आपको भी बताया कि बुध और शुक्र। देखिए कुंडली बनाते हैं, और कुंडली मात्र कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति के जन्म के समय ब्रह्मांड की स्थिति होती है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति थी उस समय। अब ये कुंडली के हमने 12 भाव बना लिए। अब सूर्य मान लीजिए किसी भी भाव में है, सूर्य अगर यहाँ है और मान लेते हैं सूर्य इस भाव में 10 डिग्री चल चुके हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो बुध या तो इसी भाव में हो सकते हैं, या अगर इससे पिछले भाव में होंगे तो सूर्य 10 डिग्री यहां चल चुके हैं, तो बुध यहां पर कितनी डिग्री के हद से हद हो सकते हैं, क्योंकि मात्र में 28 डिग्री ही और उनमें और सूर्य में दूरी हो सकती है। बुध अगर इस भाव में होंगे तो वे 12 डिग्री चल चुके होंगे। 18 डिग्री बुध को इसमें चलना है और सूर्य 10 डिग्री चल चुके हैं, 28। इससे कम डिग्री पे बुध हो ही नहीं सकते, यानी इन दोनों के बीच हमेशा अंतर आप कुंडली में देखेंगे तो 28 डिग्री का अधिकतम होगा, कम कुछ भी हो सकता है। बुध यहां भी हो सकते हैं और बुध यहां भी हो सकते हैं, परंतु कितनी डिग्री के हो सकते हैं? यहां सूर्य अगर 10 डिग्री चले तो 20 डिग्री तो इसी भाव की शेष है, तो बुध मात्र यहां अधिक से अधिक 8 डिग्री के ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो देखिए विज्ञान और ज्योतिष में कहां विरोध है। अगर हम शुक्र की बात करें, सूर्य अगर यहां है तो शुक्र इस भाव में भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर अधिकतम 48 डिग्री है। अगर यहाँ सूर्य 10 डिग्री चल चुके हैं तो 20 अभी उनको चलना शेष है, और 30 डिग्री इस भाव की, तो 20 और 30 इस स्थिति में नहीं हो सकते। अगर शुक्र इस भाव में होंगे तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ सूर्य 20 डिग्री मान लीजिए चल चुके हैं। अब 10 डिग्री यहाँ की शेष है, 30 डिग्री इस भाव की शेष है, तो शुक्र यहाँ यदि होंगे तो अधिकतम 8 डिग्री के होंगे। वैसे ये आवश्यक नहीं है कि इतनी ही दूर हो, वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, डिग्री कुछ और हो सकती है, लेकिन अधिकतम इतना ही हो सकता है। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ 20 डिग्री के हैं, तो 20 डिग्री यहाँ चल चुके, इस अवस्था में भी शुक्र मात्र इसी भाव में हो सकते हैं, इससे अगले भाव में नहीं हो सकते। तो जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे आपको उसकी डिग्रियों का विशेष ध्यान रखना है, तभी आप विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपने ये समझा कि शुक्र और बुध ये दोनों आंतरिक ग्रह हैं और इनकी सूर्य से अधिकतम दूरी 28 और 48 डिग्री ही हो सकती है। बाकी अन्य ग्रह सूर्य से कहीं भी हो सकते हैं, एक यहां अगर होंगे तो अर्थात 180 डिग्री पर होंगे, सूर्य के साथ भी हो सकते हैं सभी ग्रह, ऐसे कोई मना नहीं है, क्योंकि वह तो चारों तरफ घूम ही रहे हैं, अधिकतम दूरी 180 होगी। लेकिन ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अधिकतम 28 और 48 डिग्री ही हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आंतरिक ग्रह हैं। अब आप लोगों ने एक विषय और सुना होगा बार बार ज्योतिष आचार्यों के मुख से कि ग्रह का अस्त होने। आज मंगल ग्रह अस्त हो गए हैं, गुरु अस्त हो गए हैं, या शुक्र अस्त हो गए हैं। चंद्रमा तो हम जानते ही हैं कि प्रत्येक माह अस्त होते हैं अमावस्या को। तो ये अस्त होने का अर्थ क्या है, ग्रहों के अस्त होने का अर्थ क्या है? देखिए चंद्रमा का विषय कुछ अलग होता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि चंद्रमा और बुध के नियम कुछ अलग ही होंगे अन्य ग्रहों से।
चंद्रमा का तो हम जानते हैं कि उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अन्य ग्रह फिर कैसे अस्त होते हैं, क्या उनका प्रकाश बंद हो जाता है? देखिए, मान लीजिए कोई 5,000 10,000 वॉट का रोशनी है और आप उसके साथ एक 100 वाट का बल्ब जलाएंगे या 0 वाट का बल्ब जलाएंगे, तो क्या वह आपको दिखेगा? वह उस रोशनी में छिप जाएगा, उसकी रोशनी उस रोशनी में छिप जाएगी। इसी प्रकार यदि मनुष्यों में समझे कि किसी स्टेज पर यदि मुख्यमंत्री हैं, सबका ध्यान उनकी तरफ है, तभी यदि अचानक वहां प्रधानमंत्री आ जाए तो लोगों का ध्यान केवल प्रधानमंत्री की तरफ चला जाएगा, मुख्यमंत्री का तेज अस्त हो जाएगा। या कोई कलाकार किसी स्टेज पर कला अपनी दिखा रहा है और अचानक वहां कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आ जाए तो लोग उसको देखना भूल जाएंगे, सुपरस्टार को देखने लगेंगे। उपस्थिति तो उसकी है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। वही ग्रहों में होता है कि सूर्य का इतना तेज प्रकाश है, जब वह सूर्य के अत्यंत नजदीक पहुंच जाते हैं तो उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है, उनका प्रकाश दिखना बंद हो जाता है, तो कहा जाता है कि ग्रह अस्त हो गया। अब जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्रमा यदि 12 डिग्री या उससे कम की दूरी पर होगा तो वह अस्त होगा। अब चंद्रमा के लिए तो यह अवस्था माह में आती ही आती है, 2 बार आती है। मतलब 2 तिथियां ऐसी होंगी, अमावस्या को तो आपको पता ही है, अमावस्या से पहले दिन भी, अमावस्या से अगले दिन जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन भी चंद्रमा अस्त ही होते हैं, जब वो 12 डिग्री से दूर निकल जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक तिथि को 12 डिग्री चलता है। जब वो 12 डिग्री से दूर निकल जाते हैं तब वह पुनः थोड़ा दिखना शुरू होते हैं। मंगल मंगल यदि 17 डिग्री दूर होंगे तो अस्त माने जाएंगे। बुध यदि 14 डिग्री दूर होंगे तो अस्त माने जाएंगे। इससे कम होंगे 14 या इससे कम, ज्यादा आगे निकल जाएंगे तब तो वह फिर उदित हो जाएंगे। बृहस्पति 11 डिग्री या उससे कम, शुक्र 10 डिग्री या उससे कम, और शनि 15 डिग्री या उससे कम। अब देखिए, ग्रह तो अपनी परिक्रमा में गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये आगे और पीछे दोनों होगा। देखिए, कोई अगर गोल चीज है, आप एक गोल मैदान में दौड़ रहे हैं और किसी पॉइंट से आप इधर है तब भी इतनी दूरी और इतने इधर है तब भी उतनी दूरी है, तो सूर्य से 12 डिग्री इधर या उधर चंद्रमा हो, मंगल 17 डिग्री हो या उससे कम हो, बुध 14 हो, तो अस्त माना जाएगा। इन डिग्रियों में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि देखिए प्राचीन ग्रंथों की कई, अब आधुनिक काल में कई लेखक उनकी विवेचना करते हैं, पुनः पुस्तकें लिखते हैं, तो कहीं बुध को 13 डिग्री मान लिया जाता है, शुक्र को 10 की जगह 11 मान लिया जाता है। इतना ही अंतर आ सकता है, विभिन्न पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो हमने ये समझा कि ग्रह अस्त ऐसे होते हैं इतनी डिग्री पर। अगर इसको फिर कुंडली में हम लगा के समझना चाहें तो जैसे अभी हमने बुध और शुक्र को समझा था, मान लीजिए सूर्य अभी यहाँ है और मंगल भी इसी भाव में है, तो एक भाव में से होने से अस्त नहीं हो जाएंगे। भाव तो 30 डिग्री का है, इन दोनों के बीच अंतर 17 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। वो कैसे होगा? मान लीजिए इस भाव में सूर्य 20 डिग्री चल चुके हैं और मंगल अभी मात्र 2 डिग्री ही चले हैं, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? 18, तो अस्त नहीं है। जब वो 3 डिग्री में पहुंच जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे। दोनों के बीच में अंतर 17 डिग्री या उससे कम का होना चाहिए, एक भाव में होने से नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी कुंडली में ज्यादातर आप देखेंगे तो बुध आपको सूर्य के साथ ही मिलेंगे, सूर्य और बुध एक ही कुंडली में है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि बुध अस्त हो। उनके बीच का अंतर अगर 14 डिग्री से ज्यादा होगा तो वह अस्त नहीं होंगे। तो आज हमने ग्रहों को पुनः वैज्ञानिक दृष्टि से समझा कि विज्ञान उनकी आकाश में क्या स्थिति बताता है, वह सूर्य से कितनी दूरी पर है।
और उसको हमने ज्योतिषीय नियम से भी समझा कि कितनी डिग्री पर ग्रह अस्त मान लिया जाता है। अस्त ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति पर क्या पड़ता है, इसको आगे जब हम कुंडली की विवेचना करना सीख लेंगे तब जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।